Now, we know that any state of matter consists of atoms, ions और molecules. कोई सा भी स्टेट ऑफ मैटर हम लें, उसमें एटम्स होते हैं या फिर आयंस होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं. यदि हम डायमंड लें तो उसमें कार्बन के एटम्स होते हैं. यदि हम हीलियम गैस लें तो उसमें हीलियम के एटम्स होते हैं. यदि हम मर्क्यूरी, लिक्विड मर्क्यूरी लें तो उसमें मर्क्यूरी के एटम्स होते हैं. या फिर किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. जैसे यूरिया यदि लिया तो यूरिया के मॉलिक्यूल्स होंगे. वाटर यदि लिया तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे. ऑक्सीजन गैस ली तो उसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे. या फिर आयंस हो सकते हैं. NaCl यदि हम लेते हैं तो उसमें सोडियम और क्लोराइड आयंस होते हैं. और यदि हम मान लीजिए कोई लिक्विड लेते हैं, लिक्विड अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो उसमें अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं. अब इन एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होता है. नाउ डिपेंडिंग on the magnitude of this attractive force, the state of matter may exist in three physical state. पहली सिचुएशन, यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा हो. अट्रैक्टिव फोर्स इतनी ज्यादा हो कि मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स या फिर एटम्स या फिर आयंस एक दूसरे को बिल्कुल टाइटली पकड़ के एक दूसरे के साथ में खड़े हुए हो. एक दूसरे से दूर जाना तो दूर की बात, वह अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते हो. सिर्फ अपनी जगह पर खड़े रहकर वाइब्रेट कर सकते हो. यदि इतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स हो, इन दैट केस सच स्टेट ऑफ मैटर विल ऑलवेज हैव फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड साइज, फिक्स्ड ज्योमेट्री एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. एंड सच स्टेट ऑफ मैटर वी कॉल इट सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में जो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है. उस अट्रैक्टिव फोर्स के काफी ज्यादा होने की वजह से यह सब एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बिल्कुल टाइटली पकड़ के एक दूसरे के साथ में खड़े हुए रहते हैं. यह एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर सकते. यह कोई रिलेटिव मोशन नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी जगह पर खड़े रहकर वाइब्रेट कर सकते हैं. और इसलिए सॉलिड का फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड साइज और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. फॉर एग्जाम्पल दिस चॉक, इट्स अ सॉलिड. कुछ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स के ग्रुप ऐसे भी होते हैं कि उसमें अट्रैक्टिव फोर्स होता तो है, लेकिन इतना नहीं होता है जितना सॉलिड में होता है. थोड़ा कम अट्रैक्टिव फोर्स है. मॉलिक्यूल एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन कर सकते हैं. एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते, एक दूसरे से पास भी नहीं आ सकते. एक दूसरे से जितनी डिस्टेंस है वह डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है. वह डिस्टेंस बढ़ भी नहीं सकती, कम भी नहीं हो सकती, लेकिन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन हो सकता है. क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस न बढ़ सकता है न कम हो सकता है, इसलिए वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स होता है. लेकिन चूंकि रिलेटिव मोशन हो सकता है, इसलिए शेप, साइज और ज्योमेट्री फिक्स नहीं हो सकता. क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो सकता है, इसलिए द स्टेट ऑफ मैटर जनरली फ्लो, बह सकता है. इन सच स्टेट ऑफ मैटर वी कॉल इट लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट में ऐसा ही होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स तो होता है, लेकिन वो अट्रैक्टिव फोर्स उतना भी ज्यादा नहीं है जितना सॉलिड में. मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास रहते हैं, दूर भी नहीं जा सकते, कम पास भी नहीं आ सकते. वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स होता है. शेप, साइज और ज्योमेट्री फिक्स नहीं होता है, लिक्विड फ्लो होता है.
लेकिन सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स बिल्कुल फिक्स तरीके से अरेंज रहते हैं। दिस इज अ सॉलिड स्टेट। इस तरह से मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट हो तो वह सॉलिड स्टेट। जबकि लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से फिक्स दूरी पर हैं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन कर सकते हैं। तीसरी स्थिति, यदि किसी स्टेट ऑफ मैटर में मॉलिक्यूल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, एटम्स के बीच में या फिर आयंस के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स हो ही नहीं, और यदि हो भी तो नेग्लिजिबल हो, इफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इफ इट्स नेग्लिजिबल और जीरो, in that case those atoms, ions or molecules execute a random motion. Those molecules may get closer to each other, they may also get apart. There is no fixed shape, no fixed size, no fixed volume. And such a state of matter, we call it gaseous state. हमें इस चैप्टर में कोई मतलब नहीं है इस सॉलिड स्टेट से, हमें इस चैप्टर को पढ़ते समय कोई मतलब नहीं है इस लिक्विड स्टेट से। इस चैप्टर में पूरी तरह से हम गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। वह गैसियस स्टेट जिसमें एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी तरह का कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, और यदि कुछ अट्रैक्टिव फोर्स है भी तो वह नेग्लिजिबल है। और नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन हो रहा है। उस रैंडम मोशन की वजह से कोई फिक्स्ड शेप, साइज और ज्योमेट्री नहीं है, जिसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं और एक दूसरे से पास भी आ सकते हैं। इसलिए वॉल्यूम बढ़ भी सकता है और वॉल्यूम घट भी सकता है। ऐसे गैसियस स्टेट का नेचर हमें समझना है। विल स्टडी इन डिटेल द बिहेवियर ऑफ गैसेस। How do gas behave? अब देखिए, इस this chapter is totally based on experimentation. यह जो चैप्टर है पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटेशन पर बेस्ड है। मतलब साइंटिस्ट ने गैस ली, उस गैस के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करा, उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स और ऑब्जर्वेशंस को देखा, और उन रिजल्ट्स और ऑब्जर्वेशंस को देखकर कंक्लूजन लगाया, और उस कंक्लूजन को लॉ के फॉर्म में लिख दिया। पूरे चैप्टर में 5-6 लॉ हैं, और उन्हीं लॉ को हमें समझना है। सबसे पहले साइंटिस्ट देखना है कि कौन साइंटिस्ट है, फिर यह देखना है कि उसने क्या करा, फिर यह देखना है उसने क्या देखा, फिर यह समझना है कि उसने क्या समझा। लॉ देखना है और फिर उस लॉ का एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स में करना है। अलग अलग साइंटिस्ट ने गैसेस के ऊपर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंटेशन करे। द फर्स्ट लॉ विच सजेस्ट द बिहेवियर ऑफ गैस, द नेचर ऑफ गैस, was proposed by Boyles, was discovered by Boyles, and we call it Boyle's law. अब देखिए, Boyle's law जानने से पहले
यह देखो कि आखिर बॉयल्स ने करा क्या था। एक सिलेंडर लिया, इस सिलेंडर में a sample of gas was trapped by a piston. पिस्टन के द्वारा गैस का एक सैंपल ट्रैप कर लिया गया। नाउ यह गैस इस सिलेंडर से न तो बाहर जानी चाहिए, न बाहर से कोई गैस सिलेंडर के अंदर आनी चाहिए। जो सिस्टम रखा गया है उस सिस्टम में द मास ऑफ गैस इज केप्ट कांस्टेंट। दिस m इज मास ऑफ गैस। न तो कोई गैस इधर से सिलेंडर से बाहर लीक होनी चाहिए और न ही कोई बाहर से कोई गैस अंदर आनी चाहिए। इस तरह से क्लोज्ड सिलेंडर में कोई गैस नहीं। दूसरा उसने क्या करा, टेम्परेचर को किसी तरह से कांस्टेंट मेंटेन रखा। किसी मैकेनिज्म के द्वारा टेम्परेचर को उसने कांस्टेंट मेंटेन करा। गैस का टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होने देंगे हम। या तो चारों तरफ बर्फ रख दो, चारों तरफ यदि आपने बर्फ रख दी तो कांस्टेंट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड वहां पर मेंटेन रह सकेगा। या फिर चारों तरफ बॉइलिंग वाटर रख दो, बॉइलिंग वाटर रखोगे तो चारों तरफ कांस्टेंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहेगा। इस कंडीशन को मेंटेन करते हुए अब उसने क्या करा, ही अप्लाइड प्रेशर ऑन द पिस्टन। पिस्टन को उसने दबाया और ही ऑब्जर्व दैट कि वह पिस्टन दब गया, गैस का वॉल्यूम कम हो गया। उसने पिस्टन को और दबाया, गैस का वॉल्यूम और कम हो गया। वह पिस्टन पर प्रेशर लगाता गया और गैस का वॉल्यूम कम होता गया। जितना अधिक वह प्रेशर लगाता था, गैस का वॉल्यूम उतना ही अधिक कम हो जाता था। यह चीज बॉयल्स ने सबसे पहले ऑब्जर्व की और इस चीज को ऑब्जर्व करने के बाद उसने लॉ दे दिया। क्या लॉ था? बिल्कुल सिंपल सी बात, गैस को दबाओ, गैस दब जाएगी। दिस वॉज द लॉ। खास बात है सिर्फ गैसेस के साथ में होता है। यदि हम इस सॉलिड, ये चौक एक सॉलिड है, इसको मैं दबा रहा हूं लेकिन ये दब नहीं रहा। एक पानी का पाउच लीजिए, उसको दबाओ, वो दबेगा नहीं। एक जगह से दबा तो दूसरी जगह फूल जाएगा। लिक्विड और सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता है। लिक्विड और सॉलिड को चाहे जितना आप दबाओ, उनका वॉल्यूम कम नहीं होता। लेकिन गैस के साथ में दिस इज अ टिपिकल बिहेवियर ऑफ गैस फॉर द फर्स्ट टाइम पॉइंटेड बाय बॉयल्स। बॉयल्स ने सबसे पहली बार इस चीज को पॉइंट करा था, सबसे पहली बार इस चीज को ऑब्जर्व करा था कि गैस को यदि हम दबाते हैं तो वह दब जाती है, गैस पर यदि प्रेशर लगाते हैं तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है यदि मास और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन ही सजेस्टेड अ लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर constant mass. Volume of gas is inversely proportional
to pressure. कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट मास के लिए गैस का वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. द मोर द प्रेशर इज, द लेस is the volume or pressure. It also implies that pressure is inversely proportional to volume. We can always eliminate this proportionality sign, put a equality sign and a constant. And hence PV is equal to some constant K. It means if we have any mass, if we have a gas system whose pressure is P1 and volume is V1, यदि कोई गैस सिस्टम है जिसका प्रेशर P1 हो और वॉल्यूम V1 हो, इस गैस सिस्टम का मास कांस्टेंट रखते हुए और टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए यदि प्रेशर को वेरी करा जाए P1 से P2, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली वेरी हो जाएगा V1 से V2. हाँ, हाँ तो आप बोल क्या रहे हो? हाँ, हाँ तो करेगी, ठीक है, क्या हो गया? तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अपन तो बस ये देख रहे हैं कि अपन ने प्रेशर लगाया, उसका वॉल्यूम कम हुआ. वो अपन को उल्टा प्रेशर लगाने की बात की बात. अभी तो सिंपल सी बात है कि गैस पर प्रेशर लगाया और वो वॉल्यूम कम हो गया. अपन सॉलिड पर प्रेशर लगा रहे हैं, सॉलिड भी अपन पे लगा रहा है, लेकिन इसका वॉल्यूम तो कम नहीं हो रहा ना, लेकिन गैस का तो वॉल्यूम कम हो गया. हाउ गैस इज डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड एंड लिक्विड, वह चीज हम इन लॉ में देखेंगे. बॉयल्स लॉ लिक्विड ओबे नहीं करता, सॉलिड ओबे नहीं करता. गैस ओबेज बॉयल्स लॉ. गैस पर प्रेशर लगाओ, गैस का वॉल्यूम कम होगा. यदि प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, और इस गैस सिस्टम का मास कांस्टेंट रखें और टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, प्रेशर को P1 से P2 कर दें, वॉल्यूम अपने आप V1 से V2 हो जाएगा. एंड दिस P1 V1 would be equal to P2 V2. यदि हम हाँ नहीं, उस पर आप प्रेशर लगाओगे तो अपने आप डेफिनेटली उसका वॉल्यूम कम होगा. नहीं तो बैलून की कमजोरी है ना, गैस की थोड़ी ना. नहीं, दबता जाएगा वो. हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो. नहीं, वहां पर बैलून जो वॉल है उसकी कमजोरी है वो भाई, कि वो ज्यादा प्रेशर सहन नहीं कर सकता, इसलिए फटता है. वह बैलून एक लिमिट के बाद प्रेशर सहन नहीं कर सकता, इसलिए फट जाता है. वो गैस की कमजोरी नहीं है,
वो तो बैलून की जो वॉल है उसकी भी बीमारी है भाई। ये सिलेंडर में हम खूब हाई प्रेशर पे दबा के रखते हैं कि नहीं, लेकिन वो सिलेंडर में एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद प्रेशर सस्टेन सिलेंडर की वॉल नहीं कर सकती। तो वो तो वॉल की या वेसल की प्रॉपर्टी होगी। हम गैस की प्रॉपर्टी की बात करें तो गैस पर जितना प्रेशर लगाया जाएगा उसका वॉल्यूम उतना कम होता जाएगा। अब और ये कहां तक किस तरह से कम होता जाएगा ये भी मैं बताऊंगा। अब एक और बात, इस समय गैसियस स्टेट पढ़ते समय जब साइंटिस्ट ने यह सब लॉ दिए थे, एट दैट टाइम देयर वॉज नो थियोरेटिकल और मैथमेटिकल सपोर्ट टू द लॉस। इन लॉ का उस समय, मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब बॉयल ने बॉयल्स लॉ दिया था, जब बॉयल ने ऐसा कुछ करा था, तब उस समय इस बॉयल्स लॉ का कोई मैथमेटिकल, थियोरेटिकल या इसके पीछे कुछ फिजिक्स, कोई सपोर्ट नहीं था। जब बॉयल से पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो उसने कहा नहीं मालूम, मैंने करा, मैंने देखा, इसलिए मैंने बोला। मानना हो तो मानो, नहीं मानना है तो करके देख लो, तब मानोगे। ऐसा होता है, गैस को दबाओ, गैस दबती है, मैंने दबा के देखी और वो दबी। तो इसका जो सपोर्ट उस समय था, कोई थियोरेटिकल और मैथमेटिकल सपोर्ट नहीं था, यह पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट करा गया और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर बताया गया। मेरा पढ़ाने का तरीका भी वही रहेगा। मैं पहले बिल्कुल लेमैन के माफिक जैसा बॉयल ने करा वैसे ही करूंगा, वैसे ही देखूंगा, वैसे ही बताऊंगा और आपको भी बताऊंगा। आप मुझसे सवाल पूछोगे, मैं भी यही बोलूंगा कि नहीं पता, नहीं मानो तो करके देख लेना। पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद सारे एक्सपेरिमेंट, उनके रिजल्ट्स, वह लॉ सभी समझाने के बाद मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस, वह चीज समझाऊंगा बहुत लंबा, बहुत डिटेल में, और फिर मैं बताऊंगा कि किस तरह से इन लॉ को थियोरेटिकली, मैथमेटिकली प्रूव करा जा सकता है। हम उसी तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे जिस तरीके से यह चैप्टर अपने आप में डेवलप हुआ। सबसे पहले बॉयल्स ने यह लॉ दिया, सबसे पहले हम बॉयल्स लॉ ही देख रहे हैं। बॉयल्स ने यह लॉ क्या देख कर दिया, कैसे देख कर दिया, हमने वही देखा और वही चीज हम करते जा रहे हैं। सारे लॉ देख लेने के बाद मैं इसका डिटेल में थियोरेटिकल और मैथमेटिकल सपोर्ट दूंगा, आखिर ऐसा क्यों होता है, और साथ में यह भी बताऊंगा कि कब कोई सी गैस बॉयल्स लॉ ओबे नहीं करेगी। अभी तो मैं यही बोलूंगा कि सारी गैस बॉयल्स लॉ ओबे करेगी। सपोज कोई गैस है जिसका प्रेशर है 10 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम है 10 लीटर। व्हाट इज पीवी फॉर द गैस? इट्स प्रेशर इज 10 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इज 10 लीटर, इट्स 100 लीटर एटमॉस्फेयर। यदि इस गैस पर प्रेशर बढ़ा के 20 एटमॉस्फेयर कर दिया जाए, मास को कांस्टेंट रखा जाए, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, प्रेशर 10 से 20 एटमॉस्फेयर करा जाए, तो यह वॉल्यूम अपने आप कम होकर 5 लीटर्स हो जाएगा, लेकिन पीवी की वैल्यू वही 100 रहेगी। यदि इस प्रेशर को बढ़ा के 50 एटमॉस्फेयर कर दिया जाए तो यह वॉल्यूम कम हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा, 2 लीटर्स हो जाएगा, और पीवी की वैल्यू वही 100 रहेगी। यदि इस प्रेशर को बढ़ा के 100 एटमॉस्फेयर कर दिया जाए तो इस वॉल्यूम 1 लीटर रह जाएगा, पीवी की वैल्यू वही 100 रहेगी। यदि प्रेशर को कम कर दिया जाए
5 एटमॉस्फेयर कर दिया जाए, प्रेशर रिलीज कर दिया जाए, तो वहां गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मास गैस का कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर गैस का कांस्टेंट रखेंगे, वॉल्यूम 20 लीटर्स हो जाएगा, पीवी की वैल्यू वही 100 रहेगी। और यदि 2 एटमॉस्फेयर करते हैं तो यहां 50 लीटर, पीवी की वैल्यू 1, और यदि 1 एटमॉस्फेयर करें तो वॉल्यूम 100 लीटर हो जाएगा, पीवी की वैल्यू 100 ही रहेगी। मास कांस्टेंट रखने पर, टेम्परेचर कांस्टेंट रखने पर पीवी वेरिएशन हमेशा कुछ इस तरह से होगा। For constant mass and temperature, if we plot for PV versus volume, what should be the nature of this graph? कांस्टेंट मास और कांस्टेंट टेम्परेचर पर पीवी वर्सेस वॉल्यूम, P इंटू वी वर्सेस वॉल्यूम, पीवी वुड रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम में चेंज इन एनी फैशन, पीवी वुड रिमेन कांस्टेंट एंड वॉल्यूम में चेंज इन एनी फैशन। If we plot for PV versus pressure, once again PV is constant and pressure may change in any fashion. The graph should be like this. Now, अब मैं इधर एक वेरिएशन दिखाता हूं। यदि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, दिस एरो डिनोट्स इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ द गैस, देन प्रेशर शुड डिक्रीज। इफ वी प्लॉट फॉर 1/v वर्सेस P, यदि हम 1/v वर्सेस P प्लॉट करें, हाउ रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम इज वेरिंग विथ प्रेशर। देखिए 1/v इज इक्वल टू P/K। वन बाय वी की जगह y लिख दीजिए, P की जगह x लिख दीजिए, y इक्वल टू mx। इट वुड बी अ such a type of a straight line. Pressure is decreasing, 1/v should also decrease. Pressure चूंकि डिक्रीज हो रहा है, 1/v भी डिक्रीज होगा। If we plot for 1/p versus v, similar type of graph, 1/p versus v, 1/p is v/k. The graph this time would be like this, the similar nature, but this time the arrow should be in upward direction, because यदि किसी एक फिनोमेना के लिए सभी ग्राफ बनाऊं, उस फिनोमेना के दौरान वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर को कम होना चाहिए। यह प्रेशर कम हो रहा है और यह वॉल्यूम बढ़ रहा है। यह सभी ग्राफ को अच्छी तरह से बनाए जरा, और यह सभी ग्राफ समझे, यदि नहीं समझ में आते हैं तो इसी समय पूछ लें। अब if we plot for
P versus V. If we plot for P versus V, देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. यह 20, 40, 60, 80, 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. This 20, 40, 60, 80, 100. This volume in liters and this pressure in atmosphere. अब देखिए, जब प्रेशर 10 है तब वॉल्यूम 10 है, जब प्रेशर 10 तब वॉल्यूम 10. यह पॉइंट. जब प्रेशर 20 हुआ तब वॉल्यूम 5 हो गया. जब प्रेशर 20 हुआ तब वॉल्यूम 5. जब प्रेशर 50 हुआ तो वॉल्यूम 2 लीटर. और जब प्रेशर 100 हो गया तो वॉल्यूम 1 लीटर. और जब प्रेशर 5 हुआ तो वॉल्यूम 20. और जब प्रेशर 2 हुआ तो वॉल्यूम 50. और जब प्रेशर 100 हुआ, एंड जॉइन देम बाय अ कर्व. ब्रॉड तरीके से यदि मैं बनाऊं, देन PV is some a bit graph like this. Curve touches pressure axis at infinity and volume axis at infinity. When pressure is infinity, volume would become 0. PV would remain 100, while when pressure is 0, volume would become infinity, PV would remain 100. जब प्रेशर इंफिनिटी हो जाएगा, बहुत ज्यादा इन्फिनिट प्रेशर लग जाएगा, तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा और पीवी की वैल्यू वही 100 रहेगी. पर और जब प्रेशर 0 हो जाएगा तो वॉल्यूम इंफिनिटी हो जाएगा. अब देखिए, एक और बात जान लीजिए. यह 2 स्ट्रेट लाइन है, यह 2 स्ट्रेट लाइन है, एंड दिस इज अ कर्व विच टचेस द 2 स्ट्रेट लाइन एट इंफिनिटी. This curve touch the 2 straight line at infinity, and such a curve is said to be hyperbola. इस कर्व को हम हाइपरबोला कहते हैं. यह 2 स्ट्रेट लाइन है और यह दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कहीं काट रही है या नहीं भी काटे तब भी. यह एक कर्व है जो कि इन दोनों स्ट्रेट लाइन को इंफिनिटी पर टच करता है. ऐसी स्थिति में, इस कंडीशन पर, इस कर्व को हम हाइपरबोला कहते हैं. When a curve touches the 2 straight line at infinity, then such a curve is said to be hyperbola. While if these 2 lines are perpendicular to each other, यह दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एंड दिस कर्व टच द 2 परपेंडिकुलर लाइन एट इंफिनिटी. यह कर्व इन दोनों परपेंडिकुलर लाइन को इंफिनिटी पर टच करता है. देन सच अ कर्व विच टच द 2 परपेंडिकुलर लाइन एट इंफिनिटी, इट्स सेड टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. इसे हम कहते हैं
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब है अ कर्व विच इज टचिंग टू परपेंडिकुलर लाइंस एट इंफिनिटी। हाइपरबोला simply means a curve which touch the two straight line at infinity। हाइपरबोला का सिंपल सा मतलब है कि कोई सा भी कर्व जो दो स्ट्रेट लाइन को इन्फिनिटी पर टच करे। while rectangular hyperbola is a special case of hyperbola। and what is that special case? ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे परपेंडिकुलर होती है। rectangular hyperbola touches the two perpendicular lines at infinity। I should conclude that for Boyle's law, PV curve is a rectangular hyperbola। For Boyle's law के लिए पीवी ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।